वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अभी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड्स हमने अल्कोहल एंड ईथर्स के कंप्लीट कर लिए हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल्स के कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एसिडिक नेचर देख चुके हैं अल्कोहल एंड फिनॉल्स का। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन। एंड दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? एस्ट्रिफिकेशन में अल्कोहल और एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की या इसके डेरिवेटिव्स की, इसके डेरिवेटिव्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो अल्कोहल एंड इस एसिड के, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स की जब रिएक्शन होती है तो उससे क्या फॉर्म होता है? एस्टर फॉर्म होता है इन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। ये हमको, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, हमने बताया था कि जो अल्कोहल है इट इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड, वर्सेटाइल ग्रुप। तो इसका क्या होता है कि हमने जैसे ये ROH, तो हमने ये डिस्कस करा था कि एक बार यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती बॉन्ड ब्रेक होने की और यहाँ पर, तो ये दो तरह से रिएक्शन करता है। और ये जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, वो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं। तो अब पढ़ेंगे एस्ट्रिफिकेशन। देखिए ये अल्कोहल हो गया, ROH इज अल्कोहल, और ये एसिड हो गया RCOOH। पहले रिएक्शन दिखाने के उससे इसको इस तरह से लिखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इसको RCOOH लिखे या हमने इस तरह से HOCOR इस तरह से लिख दिया, तो बोथ आर सेम थिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा और कौन से नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो यहाँ हमें वाटर निकालना है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पर ये वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर बाहर निकलेगा और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? ROCOR दिस इज एस्टर। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि O यहाँ से क्यों निकला? ये वाला O भी तो निकल सकता है, अल्कोहल वाला। तो यहाँ पर सिर्फ हम इतना आपको बताएंगे, क्योंकि हम बहुत इसके मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ये मैकेनिज्म, कहीं पूछते भी नहीं है इसका। तो सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए ये नहीं निकलता है वाटर मॉलिक्यूल के संग। ये वाला जो एसिड का है O, ये वाला निकलता है वाटर की फॉर्म में। अब ये आपको पता है कि जब ये एस्टर है, एस्टर की अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जितना आप तक अभी ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं, जो मैंने कई बार आपको रिपीट करवाई है, वही सारी आपको फिर से आज के लेक्चर में जो है वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इसकी प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वाटर को रिमूव कर दो यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से वाटर को हटा दिया जाएगा, ये हमारे किसी यूज का भी नहीं है, इसको हटा देंगे तो इसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आप रिएक्शन देखिए, ये तो हमने एसिड ले लिया, ये एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। ये मैंने इतना एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर इससे लिखा है जिससे आपको यहाँ पे मैं रिएक्शन समझा सकूं सिंपल वे में कि किस तरह से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए O और H, इसके बीच में हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। ये हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा ब्रेक। लेकिन ये देखो, ये अल्कोहल में नहीं हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन में। ये हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड है जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। अल्कोहल में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया? CH3COOH, CH3COH एसिड बन जाएगा यहाँ पर, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ? RO
COCH3, ROCOCH3, ये एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप एसिडिक एनाइड्राइड को कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CO होल ट्वाइस O। शॉर्ट में आप इसको इस तरह से, कंडेंस फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O। होल ट्वाइस के लोग है CH3CO, इस ये दो बार आ गया, ये होल ट्वाइस हो गया और ये ऑक्सीजन आ गया। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिर्फ रिएक्शन समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिखा है। अब यहाँ पर भी अगर हमें एस्टर ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से सिंपल है, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसीलिए जहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन है वहां पर हम अगर एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे तो ये प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड की जब रिएक्शन होती है अल्कोहल से, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से क्लोरीन और ये HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो है पिरिडीन। पिरिडीन जो है ये होता है डाइमिथाइल एनिलीन, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं वैसे पूछेंगे नहीं नेम इसका, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ आपको। पिरिडीन होता है, अब यहाँ पर हम पिरिडीन यूज करते हैं और इससे जो फॉर्मेशन होगी एस्टर बन जाएगा और HCl बन जाएगा। अब यहाँ पे पिरिडीन यूज करने का क्या बेनिफिट है, जो पिरिडीन है इसमें N होता है, नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन जो है इस क्लोरीन को लेकर के निकल जाता है, जो ये HCl बना है इसमें से क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और यहाँ पर हमें जो ये बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको रिमूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पिरिडीन अपने आप वो काम करेगा, ये अपने आप पिरिडीन जो है ये HCl को रिमूव कर देगा और एस्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ इन दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा था, इन दोनों रिएक्शंस में हमें बाई प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमें रिमूव नहीं करना पड़ेगा। तो ये तीन कुछ एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, आपकी एनसीईआरटी में एक और दे रखी है सैलिसिलिक एसिड की, लेकिन हम वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ यहाँ पर आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, वो हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, एस्पिरेंट फॉर्मेशन में है उसमें। तो यहाँ पर मेन आपकी तीन रिएक्शन है, तीनों में आप देख लीजिए कि किस तरह से एस्टर फॉर्मेशन हो रही है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए अभी तक जो आपने रिएक्शन पढ़ी वो थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। अब जो रिएक्शंस आप पढ़ोगे वहां पर क्लीवेज हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, तो अब हम वो वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूकास टेस्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें आता है या इसका इस तरह से ऑर्डर पूछा जाता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल में भी ये पूछा जाता है आपसे एंड थ्योरी में भी पूछा जाता है। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, इसको हम डिस्टिंग्विश कर, जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट यूज करते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2, ये होता है ल्यूकास रिएजेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 इज ल्यूकास रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि देखो जो अल्कोहल है ये HCl से रिएक्शन करेगा और ZnCl2 जो ये एक पूरा ल्यूकास रिएजेंट है, इसका मैं आपको मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगी क्योंकि कोई यूज नहीं है उसका, बहुत लंबी रिएक्शंस हो जाएंगी, तो सिर्फ आपको ये याद करना है कि जो ल्यूकास रिएजेंट है दिस इज HCl प्लस ZnCl2 और इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो ये जो क्लोरीन है ये आकर के अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ और हमको प्राइमरी यहाँ पर कंपाउंड मिल जाता है। देखो इसको ऐसे समझेंगे, अब हमने यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों का मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है रिएक्शन कि कैसे आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे। जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल क्यों हुआ, क्योंकि OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से अटैच है उससे एक एल्काइल या एक कार्बन ग्रुप अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर जब ये HCl के संग रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटना है, तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर HCl
और ये जो है H2O की फॉर्म में निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो है वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी। यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें, हम किन कंडीशंस को ले रहे हैं। यहाँ पर जो कंडीशंस ली जा रही हैं और यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से टर्बिडिटी आएगी या नहीं आएगी, तो ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, पहले तो ये ध्यान रखेंगे। और ये रिएक्शन होने के लिए कम से कम आधे से 1 घंटा लगेगा जब टर्बिडिटी दिखेगी। जब भी ल्यूकास रिएजेंट ऐड करा जाता है किसी भी अल्कोहल में, तो अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो टर्बिडिटी शो करता है, मतलब वाइट सा इनसॉल्युबल सा उसमें सब्सटेंस बन जाता है, वाटरी सा सब्सटेंस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्बिडिटी। यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि जो अल्कोहल है ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, राइट, और ये जो हैलाइड है ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो यही जो डिफरेंस इनका आता है दोनों का, इसकी वजह से टर्बिडिटी बनती है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे वो बहुत ज्यादा टर्बिडिटी नहीं शो करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये रिएक्शन बहुत देर से शो करते हैं। टर्बिडिटी जो आती है वो बहुत हल्की आती है अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में देखो, इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए हैं, जब HCl से रिएक्शन होगी तो ये OH यहाँ से निकलेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, तो सेकेंडरी हैलाइड जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लेगा। ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, एक्स्ट्रा में हीट भी देनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। ये इससे कम टाइम में रिएक्शन हो जाएगी बिना कोई एक्सटर्नल हीट इसको दिए, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। अब आता है टर्शरी। टर्शरी में देखो कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जब HCl ये ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो ये एकदम शेक करते ही, जैसे ही आप बीकर में डालोगे इसको और शेक करोगे, टेस्ट ट्यूब में डालोगे, बीकर में डालोगे, तो यहाँ पर ये तुरंत यहाँ पर आपको टर्शरी हैलाइड दे देगा और ये जो है इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, एकदम व्हाइट सा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टर्शरी या सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। क्लियर हो गया। अब ये आप बताइए, देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये एकदम से टर्बिडिटी दे रहा है। जहां पर भी देखो, रिकॉल करना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट्स को, जहां पर भी टर्शरी कार्बन आ गया वो क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल। तो जब ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है तो ये ज्यादा देर सॉल्यूशन में रहेगा, जो भी इसमें चेंजेस आते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबल होने की वजह से तुरंत उसमें टर्बिडिटी दे देता है। सेकेंडरी इससे कम स्टेबल होता है तो इसलिए ये थोड़ा सा देर से देता है, जो स्टेबल जो कंपाउंड बनता है वो थोड़ा सा देर से टर्बिडिटी शो करेगा, और प्राइमरी तो लीस्ट स्टेबल होगा तो इसलिए वहां पर टर्बिडिटी बहुत देर से आती है और एक्स्ट्रा कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो ये जो इसका सीक्वेंस है, देखो ये तो आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, और ये जो सीक्वेंस है ये आपकी एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने आज पार्ट जो है इसका कवर करा है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड, और ये बड़ी फेमिलियर रिएक्शन होगी आपके लिए क्योंकि आपने जब अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करी थी तो आपने अल्कोहल से ये बनाया था। तो जल्दी से इसको देख लो, 3 मॉलिक्यूल्स हम अल्कोहल के लेंगे और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन होगी और ये H3PO3 H3PO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखो बॉन्ड, देखो कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये बन जाएगा RCl, 3 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे RCl के, राइट। तो ये रिएक्शन आपको याद होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से आपको मतलब समझ में आ रहा है कि वाटर यहाँ से रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन। शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें इस रिएक्शन को तो देखो किस तरह से होता है। अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने लिया और यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा,
एल्कीन बन जाएगी। आप इस कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह कोई भी दूसरा प्रोटिक एसिड भी ले सकते हो, कंसंट्रेटेड H3PO4 ले सकते हो, या एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना, ये कैटलिस्ट होते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। देखो अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है, देखो यहाँ पर OH जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, और ये हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं कि जो OH ग्रुप है इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। जब ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये कैसे निकल जा रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में तो निकलेगा ना, ये अपने आप से ऐसे नहीं निकलेगा आराम से। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि किस तरह से, तो यहाँ ये आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं जब यहाँ कह रही हूँ कि हम प्रोटिक एसिड लेंगे, प्रोटिक एसिड मतलब जो प्रोटॉन रिलीज कर सकता होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीनेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तभी ये शॉर्ट में हम इसको समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से निकल रहा है, ये वन स्टेप में नहीं होगी रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है मतलब इसका प्रोटीनेशन करना पड़ेगा और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन भी होगी। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी आप जब मैकेनिज्म में पढ़ोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, यही चीज हम बार बार करते आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं है, सिर्फ उसको याद रखना है कि आपने पहले क्या चीज पकड़ी है, वही कॉन्सेप्ट जगह जगह पर आप अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट में इसका मेथड कि अगर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एनी प्रोटिक एसिड, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी एल्कीन। ये शॉर्ट में इसलिए याद रखना है क्योंकि कन्वर्जन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने लिख दिया कि कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में इसको देख लेते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल में आपको 100% यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है, और टेम्परेचर भी 443 केल्विन आपको लेना होगा, और उससे एल्कीन फॉर्मेशन होगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैसे इनका डिहाइड्रेशन होता है। अगर आपने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल में आपको 100% सल्फ्यूरिक एसिड लेने की जरूरत नहीं है, 85% सल्फ्यूरिक एसिड भी आप लोगे तो भी ये रिएक्शन होगी। टेम्परेचर भी देखो यहाँ पर कम हो गया है, यहाँ पे 443 था, यहाँ पे 440 केल्विन हो गया है, और इससे फिर हमको ये प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा एंड वाटर तो निकलेगा ही क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ऐसे हम टर्शरी में देख लेते हैं, टर्शरी में भी ये जो कंडीशन है जो 20% H2SO4 में ही हो जाएगा, वो टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, कम होगा, और ये बहुत ईज के साथ जो है एल्कीन फॉर्म कर लेगा टर्शरी, वो भी हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जहां पर भी देखो टर्शरी, कोई भी टर्शरी कंपाउंड जब बहुत ईज के संग स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये बहुत क्विक रिएक्शन कर रहा है, तो वहां पर ये आपको चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि वहां पर कार्बोकैटायन जरूर फॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना है कि OH जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, अपने आप नहीं छोड़ेगा, किसी के इन्फ्लुएंस में ही निकलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटीनेशन करना पड़ेगा। तो इसको जल्दी से आप नोट करो, मैं आपको टर्शरी अल्कोहल का बताती हूँ कि किस तरह से इसका डिहाइड्रेशन होता है, और फिर उसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल में देखिए, टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कैसे होता है, यहाँ पर सिर्फ 20% हमें H2SO4 की जरूरत पड़ती है, और टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है, 358 केल्विन हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ये OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका लेकर के निकलेगा, क्योंकि वाटर बनाना है तो इसका या इसका किसी का भी ले लेगा, तो इसका मान लीजिए हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, तो ये देखिए आइसो ग्रुप बन गया, एक कार्बन से दो सेम एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये बन गया आइसोप्रोपीन और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर आपको इसका ये ऑर्डर हमेशा याद रखना है, ये जो ऑर्डर आपको मैं दे रही हूँ बॉक्स में एनक्लोज करके, इन्हीं ऑर्डर पे क्वेश्चन बनते हैं। तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, टर्शरी अल्कोहल जो है वो उसका डिहाइड्रेशन पहले होगा, सेकेंडरी का उसके बाद, एंड प्राइमरी का सबसे बाद में। क्यों होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे निकल के आया ना टर्शरी जो अल्कोहल है इसका, टर्शरी अल्कोहल का, क्योंकि अब हम इसको समझेंगे मैकेनिज्म से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसके रिजल्ट के बारे में।
तो मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो चीजें इसमें होंगी। जब भी इस तरह की रिएक्शन हो रही होती है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि OH क्योंकि एक वीक लिविंग ग्रुप है तो वहां पर प्रोटीनेशन करना पड़ेगा। और प्रोटीनेशन भी करा है तो उसके बाद जो अगर ये दिखा रहे हैं कि जो टर्शरी कार्बन है, जो टर्शरी अल्कोहल है, अगर वो मोर रिएक्टिविटी शो कर रहा है, इट मींस वहां पर टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, मतलब वहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब क्योंकि टर्शरी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए उसकी रिएक्शन फास्ट दिख रही है हमको। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा। ये आपने इथाइल अल्कोहल ले लिया। इथाइल अल्कोहल प्रोटोनेशन का मतलब हाइड्रोजन आयंस जो है वो ऐड होंगे। अब ये हाइड्रोजन आयन है, ऑक्सीजन इसको अप्रोच करेगी और हाइड्रोजन को ले लेगी, इसके संग बॉन्ड बनाएगा। फास्ट रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस तरह का जो कंपाउंड बनता है ये आपने बहुत बार मैकेनिज्म में मैं आपको समझा चुकी हूँ। और यहाँ क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है इसलिए उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको मैंने बताया था कि इस तरह का जब भी आप देखोगे किसी भी कंपाउंड में तो बिल्कुल सीधे समझना है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस ले लेगा और ये वाटर बना करके बाहर निकल जाएगा। कुछ अगर ध्यान आया हो तो इसको अप्लाई करिए आप कॉन्सेप्ट को। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि यही वाला आपने कंपाउंड लिया, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से भी, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। स्लो स्टेप है, स्लो है तो ये RDS हो गया, रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो गया। और जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। यही हमको करना था। प्रोटीनेशन हमने इसीलिए करा था फर्स्ट स्टेप में क्योंकि हमें कार्बोकैटायन चाहिए था। अब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा देखिए, अब ये भी अनस्टेबल हो गया, कार्बन अनस्टेबल हो गया ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कोई भी चार्ज में नहीं रहना चाहता, वो स्टेबल फॉर्म में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है ये अपना एक कार्बन इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और इसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा इधर। ठीक है, और ये रिएक्शन होगी फास्ट, ये स्टेप फास्ट होगा। इस तरह से जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा एल्कीन और ये हाइड्रोजन आयन जो है वो वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और यही रिएक्शन में आगे फर्स्ट स्टेप में जो यूज हो रहे थे हाइड्रोजन आयन, ये यहाँ पर यूज होते रहेंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, कैसे प्रोटोनेशन होता है। तो बहुत अच्छे से ये जो दो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट समझाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि OH एक तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। जब भी हमें OH को निकालना होगा हमें उसका प्रोटीनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोटीनेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप प्रोटीनेशन करते हो तो प्रोटीनेशन के बाद हमेशा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो अब यहाँ पे जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई तो आपको पता है कि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है इट इज मोर रिएक्टिव, तो इसलिए जो टर्शरी अल्कोहल्स है वो इतनी ईज के संग वाटर को बाहर निकाल दे रहे हैं, डिहाइड्रेशन इतना ईज के संग कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपको समझना है। वैसे अब तक तो ये सारे स्टेप आपको रट चुके होंगे, हम इतनी बार करवा चुके हैं इन स्टेप्स को डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, सिर्फ आपको समझना होता है कि जो बार बार रिपीट कर रहे हैं इनको आप कहीं कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि यही चीजें बार बार आपकी जितनी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे यही छोटी छोटी चीजें बार बार उनमें अप्लाई करनी होती है। और जो बच्चे स्टार्टिंग में ही नहीं ध्यान देते हैं तो उनके लिए फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना काफी टफ हो जाता है। तो ये शायद आपको याद आ गए होंगे स्टेप, मैंने आपको पहले भी कई बार करवाए हैं, तो इनको ध्यान रखना है और अच्छे से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो टेक केयर बच्चों, स्टे होम।